सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज मैं डीपी द्विवेदी आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज का विषय है संचयन भाग 2 से पाठ 1 हरिहर काका। बच्चों, इस कहानी के लेखक मिथिलेश्वर जी हैं। अब हम इसके आगे इनका परिचय ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, चलिए अब हम पाठ के प्रारंभ में सबसे पहले लेखक के परिचय को जानते हैं। लेखक मिथिलेश्वर का जन्म 31 दिसंबर सन 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाटीह गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के उपरांत व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना। इन दिनों आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। बच्चों, मिथिलेश्वर ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को बखूबी अर्थात भली भांति उकेरा है, अर्थात स्थान दिया है। इनकी कहानियां वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर विरोधों को उद्घाटित करती हैं, अर्थात इनकी कहानियों में ग्राम जीवन की झलक दिखाई देती है। ग्राम जीवन में किस प्रकार के अंतर विरोध चलते हैं वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, जिनसे पता चलता है कि आजादी के बाद ग्रामीण जीवन वास्तव में किस हद तक भयावह और जटिल हो गया है। बदलाव के नाम पर हुआ यह है कि आम लोगों के शोषण के तरीके बदल गए हैं। बच्चों, यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से निश्चित रूप से मिथिलेश्वर जी ग्राम जीवन की संपूर्ण झलक को दिखाना चाहते हैं। वहां पर किस प्रकार की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, नित्य नए परिवर्तन किस प्रकार से हो रहे हैं, उनका इस कहानी में चित्रण उन्होंने किया है। मिथिलेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, चल खुसरो घर आपने, ये सब कहानी संग्रह है। झुनिया, युद्धस्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे और अंत नहीं, ये उपन्यास ग्रंथ हैं। अपने लेखन के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। बच्चों, अब पाठक प्रवेश के अंतर्गत पाठ में आने वाले विभिन्न बिंदुओं को समझते हैं। बच्चों, समाज में सुखी जीवन जीने के लिए रिश्तों नातों का बहुत अधिक महत्व होता है। ये आप सभी जानते हैं कि समाज में रिश्ते और नाते कितने महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु आज के समाज में सभी मानवीय और पारिवारिक मूल्यों और कर्तव्यों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन आज जितने भी मानवीय मूल्य हैं, जितने भी पारिवारिक मूल्य हैं, जिनके कारण रिश्तों की पहचान होती है, वो सब अब कहीं न कहीं व्यक्ति पीछे छोड़ते जा रहे हैं। उन मूल्यों को, उन कर्तव्यों को अब व्यक्ति भुलाता जा रहा है। ज्यादातर लोग केवल स्वार्थ के लिए ही रिश्ते निभाते हैं। जहां लोगों को लगता है कि उनका फायदा नहीं हो रहा है, वहां लोग जाना ही बंद कर देते हैं। आज का व्यक्ति स्वार्थी मनोवृत्ति का हो गया है। वह केवल अपने मतलब के लिए ही लोगों से मिलता है। वह अपने अमीर रिश्तेदारों से रोज मिलना चाहता है, परंतु अपने गरीब रिश्तेदारों से कोसों दूर भागता है। बच्चों, वर्तमान समाज की भी यही वास्तविक सच्चाई है। हमारे समाज में हमें देखने को मिलता है कि कुछ बुजुर्ग भरोसा करके अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद को अपने रिश्तेदारों या किसी और के नाम लिखवा देते हैं। वह सोचते हैं कि ऐसा करने से उनका बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। पहले पहले तो रिश्तेदार भी उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं, परंतु बुढ़ापे में परिवार वालों को 2 वक्त का खाना देना भी बुरा लगने लगता है। बाद में उनका जीवन किसी कुत्ते की तरह हो जाता है, उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। यह बच्चों समाज की एक आज भी कड़वी सच्चाई है। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। प्रस्तुत पाठ में भी हरिहर काका नाम का एक व्यक्ति है, जिसकी अपनी देह से कोई संतान नहीं है, अर्थात उनके कोई संतान नहीं थी, परंतु उनके पास 15 बीघे जमीन है और वही जमीन उनकी जान की आफत बन जाती है। अंत में उसी जमीन के कारण उसे सुरक्षा भी मिलती है। लेखक इस पाठ के जरिए समाज में हो रहे नकारात्मक बदलाव से हमें अवगत करवाना चाहता है। ये बताना चाहता है कि आज का मनुष्य कितना स्वार्थी,
मनोवृत्ति का हो गया है, अर्थात कितना स्वार्थी हो गया है। बच्चों, अब पाठ सार के अंतर्गत इस पाठ में आई हुई प्रमुख बातों को समझते हैं, इस पाठ के प्रमुख पात्रों को जानते हैं और पाठ की प्रमुख घटनाएं तथा प्रमुख स्थलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक कहता है कि वह हरिहर काका के साथ बहुत गहरे से जुड़ा था। लेखक का हरिहर काका के प्रति जो प्यार था वह लेखक का उनके व्यवहार के और उनके विचारों के कारण था। उसके दो कारण थे। पहला कारण था कि हरिहर काका लेखक के पड़ोसी थे और दूसरा कारण लेखक को उनकी मां ने बताया था कि हरिहर काका लेखक को बचपन से ही बहुत प्यार करते थे। जब लेखक वयस्क हुआ तो उसकी पहली दोस्ती भी हरिहर काका के साथ ही हुई थी। लेखक के गांव की पूर्व दिशा में ठाकुर जी का विशाल मंदिर था, जिसे गांव के लोग ठाकुर बाड़ी यानी देवस्थान कहते थे। लोग ठाकुर जी से पुत्र की मन्नत मांगते, मुकदमे में जीत, लड़की की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए आदि मन्नत मांगते थे। मन्नत पूरी होने पर लोग अपनी खुशी से ठाकुर जी को रुपए, जेवर और अनाज चढ़ाया करते थे। जिसको बहुत अधिक खुशी होती थी वह अपने खेत का छोटा सा भाग ठाकुर जी के नाम कर देता था और यह एक तरह से प्रथा ही बन गई। लेखक कहता है कि उसका गांव अब गांव के नाम से नहीं बल्कि देवस्थान की वजह से पहचाना जाता था। उसके गांव का यह देवस्थान उस इलाके का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध देवस्थान था। हरिहर काका ने अपनी परिस्थितियों के कारण देवस्थान में जाना बंद कर दिया था। मन बहलाने के लिए लेखक भी कभी कभी देवस्थान चला जाता था, लेकिन लेखक कहता है कि वहां के साधु संत उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वह काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। भगवान को भोग लगाने के नाम पर वह दिन के दोनों समय हलवा पूड़ी बनवाते थे और आराम से पड़े रहते थे। सारा काम वहां आए लोगों से सेवा करने के नाम पर करवाते थे। वह खुद अगर कोई काम करते थे तो वो था बातें बनवाने का काम। बच्चों, इस पाठ में लेखक मिथिलेश्वर जी हैं और इस पाठ के प्रमुख पात्र हरिहर काका जी हैं। हरिहर काका एक सामान्य किसान हैं। उनके और भी भाई हैं, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेखक और हरिहर काका के प्रति जो प्यार था उसके पीछे एक प्रमुख कारण था कि हरिहर काका के कोई संतान ना थी। हरिहर काका युवावस्था में ही, लेखक जब बचपन में बहुत छोटा सा था तब उसको अपनी गोदी में लेकर के खिलाया करते थे। धीरे धीरे लेखक बड़ा हुआ और हरिहर काका को ही अपना पहला दोस्त माना। इस प्रकार से बड़े होने पर हरिहर काका और लेखक के बीच में दोस्ती हो गई। बच्चों, लेखक के गांव में पूर्व दिशा में एक छोटी सी ठाकुर बाड़ी थी। वहां कभी एक महंत जी आए हुए थे, भिक्षा मांग करके भोजन करते थे और लोगों में भगवान के प्रति श्रद्धा के भाव उत्पन्न किया करते थे। धीरे धीरे लोगों की श्रद्धा के कारण वहां पर एक छोटा सा मंदिर बना और फिर धीरे धीरे वो बहुत विशाल हुआ। यह मंदिर इतना विशाल कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक प्रमुख कारण है। कारण यह है कि किसी घर में कोई संतान उत्पन्न होती थी, किसी को नौकरी लगती थी, किसी को मुकदमे में जीत होती थी, तो उन सब का मानना था कि यह सब ठाकुर बाड़ी की कृपा के कारण ही होता है। और जब जिसकी मन्नत पूरी होती थी वो ठाकुर बाड़ी को कुछ न कुछ अर्पण जरूर करता था। कोई पैसे अर्पण करता था, कोई जेवर अर्थात आभूषण आदि चढ़ाता था, कोई अनाज चढ़ाया करता था और किसी किसी को अधिक खुशी होती थी तो अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा ठाकुर जी के नाम दान कर देता था। और इस तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे करके ठाकुर बाड़ी एक विशाल ठाकुर बाड़ी बन गई और वो इस इलाके में सबसे प्रसिद्ध देवस्थान के नाम से जाना जाने लगा। बच्चों, लेखक और हरिहर काका ये दोनों ही ठाकुर बाड़ी जाया करते थे। यद्यपि लेखक को ठाकुर बाड़ी जाना बहुत पसंद नहीं था, क्योंकि वहां ठाकुर बाड़ी में रहने वाले साधु महात्मा कोई काम नहीं करते थे, दिन भर बातें करते थे और आराम से हलवा पूड़ी का भोग लगाते रहते थे।
हरिहर काका की भी कुछ परिस्थितियां आई जिनके कारण से हरिहर काका ने भी ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया। अब बच्चों वो परिस्थितियां कौन सी हैं, किन कारणों से हरिहर काका ठाकुरबाड़ी नहीं गए, इसकी चर्चा अब हम आगे करेंगे। लेखक हरिहर काका के बारे में बताते हुए कहता है कि हरिहर काका और उनके 3 भाई हैं। सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अतिरिक्त सभी 3 भाइयों के बाल बच्चे हैं। कुछ समय तो हरिहर काका की सभी चीजों का अच्छे से ध्यान रखा गया, परंतु फिर कुछ दिनों बाद हरिहर काका को कोई पूछने वाला नहीं था। लेखक कहता है कि अगर कभी हरिहर काका के भीतर की स्थिति ठीक नहीं होती तो हरिहर काका पर मुसीबतों का पहाड़ ही गिर जाता, क्योंकि इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी हरिहर काका को कोई पानी भी नहीं पूछता था। बरामदे के कमरे में पड़े हुए हरिहर काका को अगर किसी चीज की जरूरत होती तो उन्हें खुद ही उठना पड़ता। एक दिन उनका भतीजा शहर से अपने एक दोस्त को घर ले आया। उन्हीं के आने की खुशी में 2-3 तरह की सब्जियां, बजके, चटनी, रायता और भी बहुत कुछ बना। सब लोगों ने खाना खा लिया और हरिहर काका को कोई पूछने तक नहीं आया। हरिहर काका गुस्से में बरामदे की ओर चल पड़े और जोर जोर से बोल रहे थे कि उनके भाई की पत्नियां क्या यह सोचती हैं कि उन्हें मुफ्त में खाना खिला रही हैं। उनके खेत में उगने वाला अनाज भी इसी घर में आता है। बच्चों, अब यहाँ से शुरू होती है हरिहर काका की कहानी। लेखक हरिहर काके के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हरिहर काका के 3 और भाई थे, अर्थात हरिहर काका को लेकर के उनके परिवार में कुल 4 भाई थे। चारों भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन हरिहर काका के अतिरिक्त सभी 3 भाइयों के बाल बच्चे भी थे, लेकिन हरिहर काका की कोई संतान ना थी। अब निसंतान हरिहर काका घर में हमेशा पड़े रहते थे। प्रारंभ में तो हरिहर काका का सबने ध्यान रखा, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र कमजोर होती गई, बूढ़े होने लगे, वैसे वैसे उनको पूछने वाले भी अब कम होते गए। परिवार में कोई भी सदस्य उनसे ठीक से बात नहीं करता था, उनकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता था, उनको खाना पीना देने वाला भी नहीं था, कोई भी समय पर उन्हें खाना नहीं देता था। इसी बीच में बच्चों एक घटना घटित हुई। हरिहर काका के एक छोटे भाई का बेटा जो शहर में नौकरी करता था, वो अपने मित्र के साथ गांव आया हुआ था। उस भतीजे के मित्र के घर आने पर घर में खुशी का माहौल छा गया। विभिन्न प्रकार के व्यंजन बने, 2-3 तरह की सब्जियां बनी, रायता, चटनी आदि विभिन्न प्रकार के पकवान बने। हरिहर काका को भी लगा कि आज मुझे सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलेगा, लेकिन परिणाम उसकी इच्छा के विपरीत हुआ। सबने खाना खा लिया, लेकिन हरिहर काका को किसी ने नहीं पूछा। अंत में बच्चों, हरिहर काका जब किसी तरह से घर में भोजन के लिए जाते हैं तो उनको वही पहले जैसा रूखा सूखा भोजन खाने को मिला, जिससे वह नाराज हो गई, जिससे हरिहर काका नाराज हो गए। हरिहर काका उसी नाराजगी में थाली को पटक देते हैं और चिल्लाते हुए गुस्से में घर से बाहर आते हैं और उन सब अपने छोटे भाई की पत्नियों को डांटते हुए कहते हैं कि तुम मुझे मुफ्त में कोई खाना नहीं खिलाती हो, मेरी खेतों का भी इसी घर में अनाज आता है और इसी के कारण तुम लोग मुझे भोजन देते हो, तुम लोग मुझे रूखा सूखा भोजन देते हो, यह ठीक नहीं है। और इस बात को बताने के लिए हरिहर काका घर से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि घर में उस समय उनके कोई भी भाई मौजूद नहीं थे, सब के सब खलिहान में थे, इसलिए वो तुरंत घर से खलिहान की ओर निकल पड़ते हैं। हरिहर काका के गुस्से का महंत जी ने लाभ उठाने की सोची।
महंत जी हरिहर काका को अपने साथ देवस्थान ले आए और हरिहर काका को समझाने लगे कि उनके भाई का परिवार केवल उनकी जमीन के कारण उनसे जुड़ा हुआ है। किसी दिन अगर हरिहर काका यह कह दें कि वह अपने खेत किसी और के नाम लिख रहे हैं, तो वह लोग तो उनसे बात करना भी बंद कर देंगे, खून के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। महंत हरिहर काका से कहता है कि उनके हिस्से में जितने खेत हैं वह उनको भगवान के नाम लिख दें। ऐसा करने से उन्हें सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सुबह होते ही हरिहर काका के तीनों भाई देवस्थान पहुंच गए। तीनों हरिहर काका के पांव में गिरकर रोने लगे और अपनी पत्नियों की गलती की माफी मांगने लगे और कहने लगे कि वह अपनी पत्नियों को उनके साथ किए गए इस व्यवहार की सजा देंगे। हरिहर काका के मन में दया का भाव जाग गया और वह फिर से घर वापस लौटकर आ गए। जब अपने भाइयों के समझाने के बाद हरिहर काका घर वापस आए तो घर में और घर के लोगों में जो व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दिया उसको देखकर वो बहुत खुश हो गए। घर के सभी छोटे बड़े सभी लोग हरिहर काका का आदर सत्कार करने लगे। बच्चों, आपको पहले बताया जा चुका है कि हरिहर काका रूखा सूखा भोजन मिलने के कारण गुस्से में थाली फेंककर आंगन से बाहर आ गए थे और अपने भाइयों को जो खेत खलिहान में गए थे काम करने के लिए उन्हें बताने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन परिणाम कुछ और ही हुआ। रास्ते में उन्हें महंत जी मिल गए। महंत ये वही हैं जो ठाकुर बाड़ी के संचालन का कार्य संभालते हैं। महंत जी हरिहर काका को अपने साथ देवस्थान में ले आए और उनको समझाने लगे कि जितने भी लोग तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं सब तुम्हारी जमीन के कारण जुड़े हुए हैं। अगर तुम यह बात बोल दो कि अपनी जमीन तुम किसी और को लिख दोगे तो परिवार के कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं जुड़ेंगे, तुमसे बोलना भी बंद कर देंगे, तुम्हारे साथ कोई संबंध भी नहीं रखेंगे। इस प्रकार की बातों से हरिहर काका को रिझाने लगे और भगवान के प्रति उनके मन में आस्था के भाव जगाने लगे कि भगवान को यदि तुम अपनी जमीन दोगे तो तुम्हें निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बच्चों, इधर महंत के साथ हरिहर काका उस कुटी में चले गए थे, ठाकुर बाड़ी में चले गए थे और दूसरी तरफ हरिहर काका के भाइयों को जब यह बात पता चली कि हरिहर काका तो महंत जी के साथ ठाकुर बाड़ी चले गए हैं तो उनके मन में आशंका के भाव जागने लगे। वो तुरंत ठाकुर बाड़ी पहुंचते हैं और हरिहर काका को मना करके जैसे भी हुआ वैसे घर वापस लाते हैं। घर आने पर लोगों के मन में और हरिहर काका के स्वागत सत्कार में बड़ा परिवर्तन दिखाई दिया। अब लोग जो हरिहर काका को पानी तक के लिए नहीं पूछते थे, उनके एक आदेश पर उनके सामने खड़े हो जाते थे। उनकी मनचाही चीज उन्हें अब मिलने लगी। सभी छोटे बड़े हरिहर काका का खूब आदर सत्कार करने लगे। गांव के लोग जब भी कहीं बैठते तो बातों का ऐसा सिलसिला चलता कि जिसका कोई अंत नहीं था। हर जगह बस उन्हीं की बातें होती थीं। कुछ लोग कहते कि हरिहर काका को अपनी जमीन भगवान के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इससे हरिहर काका को कभी ना खत्म होने वाली प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इसके विपरीत कुछ लोगों का यह मानना था कि भाई का परिवार भी तो अपना ही परिवार होता है, अपनी जायदाद उन्हें ना देना, उनके साथ अन्याय करना होगा। हरिहर काका के भाई उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह अपने हिस्से की जमीन को उनके नाम लिखवा दें। इस विषय पर हरिहर काका ने बहुत सोचा और अंत में इस परिणाम पर पहुंचे कि अपने जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, फिर चाहे वह अपना भाई हो या मंदिर का महंत, क्योंकि उन्हें अपने गांव और इलाके के कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद को अपने रिश्तेदारों
या किसी और के नाम लिखवा दिया था, उनका जीवन बाद में किसी कुत्ते की तरह हो गया था। उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं था। हरिहर काका बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्हें अपने जीवन में एकदम हुए बदलाव को समझने में कोई गलती नहीं हुई और उन्होंने फैसला कर लिया कि वे जीते जी किसी को अपनी जमीन नहीं लिखेंगे। बच्चों, जब हरिहर काका ठाकुर बाड़ी से वापस अपने घर आते हैं तो घर में उनका जिस प्रकार से स्वागत सत्कार होता है, जिस प्रकार का परिवर्तन उन्हें दिखाई देता है, उसके पीछे कोई न कोई एक प्रमुख कारण अवश्य था। अब हरिहर काका के गांव में बातों का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा। सुबह शाम जब भी कोई आपस में बात करता था तो उसके बीच में हरिहर काका का ही प्रसंग होता था। गांव की बैठकें होती थी, उनमें भी लोग बढ़ चढ़ करके इसी बात की चर्चा करते थे कि हरिहर काका को अब अपनी जमीन किसी न किसी के नाम लिख देनी चाहिए, क्योंकि हरिहर काका के कोई संतान नहीं है। इसलिए हरिहर काका को या तो अपने भाइयों के नाम जमीन लिख देनी चाहिए या फिर मंदिर के नाम लिख देनी चाहिए। कुछ लोग और भी तरह तरह की बातें करते थे, जिससे गांव में अब चर्चा का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया था। हरिहर काका ने भी इस विषय पर कई बार लोगों से विचार विमर्श किया, अपने मन में भी सोचा, अपने मित्र लेखक से भी पूछा, लेकिन अंत में इस परिणाम पर पहुंचे कि उन्हें अपने जीते जी अपनी जमीन किसी और के नाम नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गांव के कई ऐसे लोगों को देखा था जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जमीन किसी और के नाम लिखी थी और बाद में लोग उनको रोटी भी नहीं देते थे। उनका जीवन कुत्ते से भी बदतर हो गया था और उनको कोई पूछने वाला नहीं था। इन सब घटनाओं को देख करके हरिहर काका यहाँ पर एक समझदार किसान की भांति दिखाई देते हैं। यद्यपि वो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्हें गांव का एक अच्छा अनुभव था, गांव में होने वाली घटनाओं का उन्हें अच्छा ज्ञान था और इन्हीं घटनाओं को आधार बना करके ही उन्होंने यह स्पष्ट निर्णय लिया था कि वो अपनी जमीन किसी और के नाम नहीं लिखेंगे। और इसी बात को लेकर के लेखक ने भी यह स्पष्ट किया कि हरिहर काका अब एक समझदार किसान हो चुके हैं। लेखक कहता है कि जैसे जैसे समय बीत रहा था, महंत जी की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने हरिहर काका को फंसाने के लिए जो जाल फेंका था, हरिहर काका उससे बाहर निकल गए हैं। यह बात महंत जी को सहन नहीं हो रही थी। आधी रात के आसपास देवस्थान के साधु संत और उनके कुछ साथी भाला, गंडासा और बंदूकों के साथ अचानक ही हरिहर काका के आंगन में आ गए। इससे पहले हरिहर काका के भाई कुछ सोचे और किसी को अपनी सहायता के लिए आवाज लगा पाए, तब तक बहुत देर हो गई थी। हमला करने वाले हरिहर काका को अपनी पीठ पर डालकर कहीं गायब हो गए थे। वह हरिहर काका को देवस्थान ले गए थे। एक ओर तो देवस्थान के अंदर जबरदस्ती हरिहर काका के अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का काम चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप को लेकर देवस्थान पर पहुंच गए थे। महंत और उनके साथियों ने हरिहर काका को कमरे में हाथ और पांव बांध रखा था और साथ ही उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था ताकि वह आवाज ना कर सके। परंतु हरिहर काका दरवाजे तक लुढ़कते हुए आ गए थे और दरवाजे पर अपने पैरों से धक्का लगा रहे थे ताकि बाहर खड़े उनके भाई और पुलिस वाले उन्हें बचा सके। दरवाजा खोलकर हरिहर काका को बंधन से मुक्त किया गया। हरिहर काका ने पुलिस को बताया कि लोग उन्हें उस कमरे में इस तरह बांधकर कहीं गुप्त दरवाजे से भाग गए हैं और उन्होंने कुछ खाली और कुछ लिखे हुए कागजों पर
हरिहर काका के अंगूठे के निशान भी जबरदस्ती लिए हैं। बच्चों, इस गद्यांश में बताया गया है कि जब हरिहर काका वापस घर आ गए, गांव में चर्चाएं चलने लगी और हरिहर काका ने यह मन बना लिया कि अब वो अपने जीते जी अपनी जमीन किसी और के नाम नहीं लिखेंगे। धीरे धीरे यह बात महंत जी के पास भी पहुंची। महंत जी की गिद्ध दृष्टि हरिहर काका की जमीन पर थी और इसी कारण से वो हरिहर काका को ठाकुर बाड़ी में लाए भी थे। उसका खूब स्वागत सत्कार भी किया था, खूब समझाया बुझाया भी था। लेकिन देखा कि अब हरिहर काका उनको अर्थात ठाकुर बाड़ी को जमीन देने के पक्ष में नहीं है, तो उन्होंने अपनी योजना में परिवर्तन किया और अब उन्होंने अपने तमाम उन साधु संतों को जो दुष्ट प्रकृति के थे, जो लड़ाई झगड़े में शामिल होने वाले लोग थे, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया। ऐसे दुष्ट साधुओं को इकट्ठा करके भाला, गंडासा, बंदूक आदि तमाम हथियारों के साथ में हरिहर काका के घर के पास आए और बाहर दालान में सोए हुए हरिहर काका को रात में ही उठाकर भाग गए और उसे ठाकुर बाड़ी में ले आए। वहां पर हरिहर काका से जबरन अंगूठे के निशान लिए, कुछ निशान लिखे हुए कागजों पर लिए और कुछ निशान सादे कागजों पर लिए गए। हरिहर काका के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया, उनके हाथ पैर बांध दिए गए और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। इधर जब उनके भाइयों को इस बात की जानकारी हुई कि हरिहर काका को उठा ले जाने वाले कोई और नहीं, स्वयं महंत जी और उनके पक्षधर साधु संत हैं, तो वह तुरंत अपने गांव वालों के साथ पहुंचे। लेकिन वहां जाने पर वहां की स्थिति को देख करके वो डर गए, क्योंकि इसी बीच में ठाकुर बाड़ी से फायरिंग हुई थी और गांव के एक सदस्य को गोली लग गई थी, जिसके कारण से गांव के सारे सदस्य भाग गए थे। हरिहर काका और उनके भाई अकेले पड़ गए थे। इस कारण से उन्होंने पुलिस का सहारा लिया। पुलिस के साथ वो ठाकुर बाड़ी में आए और सुबह होते होते ठाकुर बाड़ी का दरवाजा खुलवाया गया। पुलिस और उनके लोग अर्थात हरिहर काका के भाई सब मंदिर में गए। ठाकुर बाड़ी में जो दृश्य देखा वो अत्यंत डरावना हो गया था। वहां पर कोई भी नहीं था, चारों तरफ सन्नाटा था। हरिहर काका को एक बंद कमरे से बाहर निकाला गया और हरिहर काका ने जो बयान दिया उसको देख करके वहां पर स्थित हरिहर काका के भाई तथा पुलिस वाले दंग हो गए। उन्होंने अपने बयान में बताया कि उन्होंने उनसे किस प्रकार से सादे कागजों पर और लिखे हुए कागजों पर हस्ताक्षर करवाए, किस प्रकार से उनको बांधा, किस प्रकार से उनको मारा पीटा और किस प्रकार से गुप्त दरवाजे से भाग गए। ये सारी जानकारी उन्होंने पुलिस वालों को दी। यह सब बीत जाने के बाद हरिहर काका फिर से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लग गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। यहाँ तक कि अगर हरिहर काका को किसी काम के कारण गांव में जाना पड़ता तो हथियारों के साथ 4-5 लोग हमेशा ही उनके साथ रहने लगे। लेखक कहता है कि हरिहर काका के साथ जो कुछ भी हुआ था उससे हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की तुलना में चालाक और बुद्धिमान हो गए थे। उन्हें अब सब कुछ समझ में आने लगा था कि उनके भाइयों का अचानक से उनके प्रति जो व्यवहार परिवर्तन हो गया है, उनके लिए जो आदर, सम्मान और सुरक्षा में प्रदान कर रहे हैं, वह उनका कोई सगे भाइयों का प्यार नहीं था, बल्कि वह सब कुछ उनकी धन दौलत के कारण कर रहे थे। नहीं तो वह हरिहर काका को पूछते तक नहीं। जब से हरिहर काका देवस्थान से वापस घर आए थे, उसी दिन से ही हरिहर काका के भाई और उनके दूसरे नाते रिश्तेदार सभी यही सोच रहे थे कि हरिहर काका को कानूनी तरीके से उनकी जायदाद को उनके भतीजों के नाम कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक हरिहर काका ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की तेज नजर उन पर टिकी रहेगी। जब हरिहर काका के भाई हरिहर काका को समझाते समझाते थक गए तो उन्होंने हरिहर काका को डांटना और उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। एक रात हरिहर काका के भाइयों ने भी उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया।
जैसा महंत और उनके सहयोगियों ने किया था। उन्हें धमकाते हुए कह रहे थे कि खुशी खुशी कागज पर जहां जहां जरूरत है वहां वहां अंगूठे के निशान लगाते जाओ, नहीं तो उन्हें वही मार कर वहीं पर घर के अंदर ही गाड़ देंगे और गांव के लोगों को इसके बारे में कोई सूचना भी नहीं मिलेगी। हरिहर काका के साथ अब उनके भाइयों की मारपीट भी शुरू हो गई। बच्चों, इस गद्यांश में यह बताया गया है कि समय बीत जाने पर, अर्थात जब हरिहर काका पुलिस पुलिस के पहरे में अपने भाइयों के साथ घर वापस आए, तो अब उनके भाइयों ने हरिहर काका की सुरक्षा और बढ़ा दी। अब हरिहर काका के भाइयों के कुछ रिश्तेदार जो बंदूक आदि रखते थे, गांव में आ गए और वो 5-6 रिश्तेदार हरिहर काका के साथ हमेशा रहते थे। वो जहां भी जाते थे वो सब उसकी सुरक्षा में उनके साथ वहां जाया करते थे। अब हरिहर काका एक तरह से देखा जाए तो सीधे साधे किसान की अपेक्षा एक चतुर और चालाक बुद्धिमान किसान हो गए थे। उन्हें समझ में सब कुछ आ गया था कि यह सब क्यों हो रहा है। हरिहर काका यह बात अच्छी तरह से समझ गए थे कि आज उन्हें जो सुरक्षा भाइयों के द्वारा मिल रही है, जो भाइयों के द्वारा आदर सम्मान प्राप्त हो रहा है, उसके पीछे उनके सगे भाई होने का कारण नहीं, बल्कि उनकी वो 15 बीघे जमीन है, जिसके कारण वो उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं महंत दोबारा फिर से उनका अपहरण न करवा ले। और यहाँ तक कि अब गांव के ही लोग नहीं, बल्कि रिश्ते नाते के लोग भी अब हरिहर काका को यही समझाने लगे कि अब वो अपनी जमीन अपने भतीजों के नाम लिख दे, क्योंकि महंत की नजर उनकी जमीन पर अभी भी गिद्ध की तरह लगी हुई थी। उन लोगों का मानना था कि जब तक जमीन हरिहर काका अपने भतीजों के नाम नहीं लिखेंगे, महंत उनके लिए कोई न कोई षड्यंत्र करता रहेगा और उनके भाइयों को हरिहर काका को इसी प्रकार से सुरक्षा देते रहना पड़ेगा। लेकिन जब सब हरिहर काका को समझा करके थक हार गए, उनको लगा कि अब हरिहर काका किसी भी तरह से नहीं पसीजेंगे, अर्थात अब वो किसी भी तरह से अपने भतीजों को जमीन नहीं लिखेंगे, तब उनके भाइयों ने भी वही रूप अपनाया जो महंत जी ने अपनाया था। बच्चों, यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि महंत जी ने पहले हरिहर काका को समझा करके जमीन ठाकुर बारी के नाम लिखने की बात कही थी, लेकिन जब हरिहर काका इसके लिए तैयार नहीं हुए थे, तभी महंत जी ने उनको उनको अपहरण करवा के सादे कागजों पर और कुछ लिखे कागजों पर अंगूठे के निशान लगवाए थे। और आज वही स्थिति उनके भाई भी कर रहे हैं। उनके भाई भी हरिहर काका को समझाने के बाद ही इस निर्णय पर आए कि अब हरिहर काका से जबरदस्ती अंगूठे के निशान लिए जाएं, और अगर ये निशान नहीं लगाते हैं तो इनको मार करके निशान लगवाया जाए और इनको यहीं पर गाड़ दिया जाए और गांव के किसी भी सदस्य को इसकी जानकारी ना दी जाए। जब हरिहर काका अपने भाइयों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मदद के लिए गांव वालों को आवाज लगाना शुरू कर दिया। तब उनके भाइयों को ध्यान आया कि उन्हें हरिहर काका का मुंह पहले ही बंद करना चाहिए था। उन्होंने उसी पल हरिहर काका को जमीन पर पटका और उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। हरिहर काका की आवाज गांव में बाहर तक पहुंच गई थी। हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग जब तक गांव वालों को समझाते कि यह सब उनके परिवार का आपसी मामला है, वह सब इससे दूर रहें, तब तक महंत जी बड़ी ही दक्षता और तेजी से वहां पुलिस की जीप के साथ आ गए। पुलिस ने पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेना शुरू कर दिया। फिर घर के अंदर से हरिहर काका को इतनी बुरी हालत में हासिल किया जितनी बुरी हालत उनकी देवस्थान में भी नहीं हुई थी। हरिहर काका ने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार किया है, जबरदस्ती बहुत से कागजों पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए हैं, उन्हें बहुत ज्यादा मारा पीटा भी है। बच्चों, इस गद्यांश में बताया गया है
कि हरिहर काका को जब उनके भाइयों ने जबरदस्ती अंगूठे के निशान लेने के लिए दबाव डालने लगे और उनके साथ मारपीट भी करने लगे, तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और अपनी मदद के लिए गांव वालों को आवाज लगाना शुरू किया। तब उनके भाइयों को याद आया कि यह तो गलत हो गया, हमने हरिहर काका का मुंह पहले बंद क्यों नहीं किया, और इसलिए उन्होंने उन्हें तुरंत जमीन पर पटक दिया, उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा और उन्हें और भी बुरी तरह से मारा पीटा। लेकिन ये क्या, तब तक हरिहर काका की आवाज गांव में दूर दूर तक पहुंच गई थी और इस कारण से जब तक कि गांव वाले संभलते और हरिहर काका के परिवार वाले गांव वालों को समझाते कि यह उनके परिवार का आपसी मामला है, तब तक महन जी सूचना पाते ही पुलिस की जीप के साथ में वहां आ गए। घर में तलाशी ली गई। हरिहर काका इतनी बुरी हालत में थे कि उनकी दशा देखी नहीं जाती थी। उन्होंने पुलिस वालों के सामने अपने बयान दर्ज कराए कि उन्हें किस प्रकार से मारा पीटा, कितनी जगह पर उनके चोट के निशान थे वो सब दिखाए और किस प्रकार से उनके अंगूठे के निशान लिए गए, सारी बातें हरिहर काका ने पुलिस को सुनाई। इस घटना के बाद हरिहर काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे थे। उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए 4 राइफलधारी पुलिस के जवान मिले थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए थे। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर काका अकेले रहने लगेंगे तो देवस्थान के महंत पुजारी फिर से हरिहर काका को बहला फुसला कर ले जाएंगे और जमीन देवस्थान के नाम करवा लेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर काका को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई फिर से उन्हें पकड़ कर मारेंगे और जमीन को अपने नाम करवा लेंगे। लेखक कहता है कि हरिहर काका से जुड़ी बहुत सी खबरें गांव में फैल रही थी। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे वैसे वैसे डर का माहौल बन रहा था। सभी लोग सिर्फ यही सोच रहे थे कि हरिहर काका ने अमृत तो पिया नहीं है, मरना तो उसको एक दिन है ही, और जब वे मरेंगे तो पूरे गांव में तूफान आ जाएगा, क्योंकि महंत और हरिहर काका के परिवार के बीच जमीन को लेकर लड़ाई हो जाएगी। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे थे। जिसका धन वह करे उपास, खाने वाले करें विलास, अर्थात हरिहर काका के पास धन था लेकिन उनके लिए अब उसका कोई महत्व नहीं था और पुलिस वाले बिना किसी कारण से ही हरिहर काका के धन से मौज कर रहे थे। अब तक जो उन्होंने नहीं खाया पिया था, दोनों वक्त उसका भोग लगा रहे थे। बच्चों, इस गद्यांश में यह बताया गया है कि हरिहर काका का मोह अब ना तो महन जी के प्रति था, ना ही अपने भाई एवं उनके परिवार वालों के प्रति था। अब दोनों से ही उनका मोह भंग हो गया था। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस के 4 जवान थे। चारों जवान राइफल लिए हुए हरिहर काका की सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। बच्चों, यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि पुलिस के जवानों की व्यवस्था महंत तथा उनके भाइयों ने संयुक्त रूप से की थी, क्योंकि दोनों को इस बात का डर था कि कहीं हरिहर काका को कोई अपने पक्ष में ना कर ले। बच्चों, इसी तरह की गांव में और भी तमाम अफवाहें भी फैल रही थी। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। हरिहर काका के बारे में जिसको जो भी आता था वो अपने मुंह से बोलता रहता था। अफवाहों का माहौल गर्म था। कोई कहता था कि हरिहर काका तो अमृत पीकर आए नहीं, एक दिन मरेंगे और जब मरेंगे तो पूरे गांव में तूफान आएगा, क्योंकि एक तरफ महंत के पक्षधर होंगे और दूसरी तरफ हरिहर काका के परिवार वाले होंगे। दोनों के बीच में हरिहर की जमीन को लेकर के लड़ाई झगड़ा होना निश्चित है। इस तरह से बच्चों, पूरे गांव में ही एक भय एवं आतंक का माहौल था। अब हरिहर काका पुलिस जवान के पहरे में सुरक्षित तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक कथन चरितार्थ होता है कि जिसका धन वो रहे उपास, खाने वाले करे विलास। अर्थात देखिए, हरिहर काका की संपत्ति
उसके नाम से 15 बीघे की जमीन, उससे उत्पन्न होने वाली उपज अब उनके किसी काम की नहीं है। उस संपत्ति का उपभोग कोई और कर रहा है। कभी उनके भाई करते थे, अब पुलिस वाले उस संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं। बच्चों, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से ग्राम जीवन की एक झलक यहाँ पर दिखाई देती है। गांव में किस प्रकार के राजनीतिक सामाजिक षड्यंत्र होते हैं, उसकी झांकी यहाँ पर दिखाई देती है। भोले भाले लोगों को किस प्रकार से चालाक लोग अपना शिकार बनाते हैं, अपना भय दिखाते हैं और डराते धमकाते हैं, उनकी जमीन को हथियाने की कोशिश करते हैं। यह भी इस पाठ में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर यह भी शिक्षा प्रदान की गई है कि यदि हरिहर काका जैसे जागरूक किसान हो तो उन्हें कोई भी अपने सिद्धांत से डिगा नहीं सकता है और ना ही कोई उनका बाल भी बांका कर सकता है। बच्चों, अब इस कहानी का समापन यहीं पर करते हैं और इसके आगे आप इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। बच्चों, अब इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। तबीयत, शरीर की स्थिति या फिर मन की स्थिति। यंत्रणा, यातना, क्लेश या फिर कष्ट। मना स्थिति, मन की स्थिति। चंद, कुछ। आसक्ति, लगाव। व्यावहारिक, व्यवहार संबंधी। वैचारिक, विचार संबंधी। दुलार, प्यार। सयाना, वयस्क, बुद्धिमान या फिर सयाना, समझदार। प्रतीक्षा, इंतजार। फिलहाल, अभी या इस समय। मझधार, बीच में। बच्चों, जल प्रवाह या भवसागर के मध्य में, इसका यह भी अर्थ निकलता है। मझधार का मतलब ये होता है जल के मध्य भाग। विलीन, लुप्त हो जाना। विकल्प, दूसरा उपाय। प्रचलित, चलनसार अर्थात जो प्रचलन में है। जागृत, जगाना। कलेवर, शरीर, देह या फिर शरीर का ऊपरी ढांचा। मनौती, मन्नत। परंपरा, प्रथा या प्रणाली। अधिकांश, ज्यादातर। समिति, संस्था। संचालन, नियंत्रण या चलाना। नियुक्ति, तैनाती या लगाया गया। विमुख, प्रतिकूल। चपेट, आघात, प्रहार। अहाता, चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ मैदान। अखंड, निर्विघ्न। दवनी, गेहूं या फिर धान निकालने की प्रक्रिया। अगौम, प्रयोग में लाने से पहले देवताओं के लिए निकाला गया अन्न। घनिष्ठ, अत्यधिक निकटता। प्रवचन, वेद पुराण आदि का उपदेश करना। सार्थक, उद्देश्य वाला। रहस्यात्मक, राज से भरी हुई। भयावनी, डरावनी, आच्छादित, छाया हुआ। बच्चों, ये तो रहे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको अलग से दिए जाएंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।